मैं इसमें दुश्मन की ताकत नहीं मानता, आपकी लापरवाही मानता हूँ। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे कि उन्होंने ना अपना काम किया ना आपका काम किया। आज मुल्क में हालात है, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार उनका बच चले तो वो आपने अपनी रोजी रोटी का अधिकार में छीन ले। नए नए कानून बन रहे हैं, यहाँ ठेले ले लगेंगी, ये दुकान नहीं खुलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब चीजें इसलिए बन रही है क्योंकि वो आज आरएसएस के लोग सरकार में बैठे हैं और सरकार में बैठे सरकारी मशीन से गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं। ना किसान खुशहाल है, ना मजदूर खुशहाल है, न व्यापारी खुशहाल है, न दलित पिछड़े मुसलमान खुशहाल है, न ही महिलाएं सुरक्षित है। रोज ये हत्याएं हो रही है और हम जाए तो जाए कहां? जाते हैं थाना कचहरी में तो पुलिस के अधिकारी बेचारे करना भी चाहें तो सरकार के नेता का मंत्री का फोन आता है कि चुप रहो, जो हम कह रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं, लोग बेबस है, लाचार है, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, भर्ती आती नहीं है, घोटाले हो जाते हैं। कोई भर्ती आ जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती कर आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। और हालत तो ये है, ये भी नहीं पता जो आज पुलिस के लोग हमारे खड़े हैं कि इनकी नौकरी भी कितने दिन की है। आज ये भी नहीं पता कि कब सस्पेंड हो जाए या कोई नया नियम आके इनको भी बाहर कर दे। तमाम अधिकारी कर्मचारी सब लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले, मगर मुक्ति कैसे मिलेगी जब वो सत्ता में बैठे हैं? सत्ता में बैठ के आपको फिर थोड़ा खिलाएंगे, सत्ता में बैठ के तो इंतजाम करेंगे। उनको और मीडिया के लिए सुरक्षित नहीं है। कोई अगर मीडिया का साथी ईमानदार से पत्रकारिता करना चाहे तो उसको भी नहीं पता कि सामने का जेल में रहेगा, घर में रहेगा, उसको भी नहीं पता। कई पत्रकार अभी परसों एक पत्रकार पीटे गए और वो पत्रकार गुस्सा भी कोई थे भी जा रहे और वो वीडियो करके कह रहे थे एक पत्रकार को पीटे थे, मैंने वीडियो बनाई तो मेरा फोन तोड़ दिया और 4-5 अधिकारियों ने मुझे पीटने का काम किया। हालात जैसे हैं, सब बेबस से लाचार है, सोचते हैं कि हो क्या। मगर मैं समझता हूं इससे बुरे बुरे समय देश में देखते हैं। एक ऐसा भी दौर था कि देश में अंग्रेजों के राज में बहुत आजादी नहीं थी, न पढ़ने की, न लिखने की, न आगे बढ़ने की। हमने तब भी संघर्ष किया, हम तब भी लड़े और इन हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे अगर हम बुनियादी फैसले समझदारी से करने लगे। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने 16 महीने जेल काटी, कोई चोरी डाका डाल कर नहीं काटी, बस अपने लोगों के लिए लड़ रहा। और मैंने देश भर में कहीं भी, अगर आप मेरा काम उठा के गिनने लग जाओगे तो आपके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन शायद आप मेरे आंदोलन ना पढ़ पाए। मैंने इतने आंदोलन शुरू किए। जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय हो, चाहे 2 अप्रैल का अन्याय हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे CNPR राशि का मामला हो, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जिनको नेता आपने बनाया, जिनको सीखा आपने, जिनको ताकत दिया आपने, जिन लोगों को आपके लिए आगे खड़ा होना चाहिए था, जिनको आपने जमीन से उठाकर सर पर उठाया, जब आपने मुसीबत आई आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। आप समाज में देख रहे थे कोई आपकी आवाज उठाया। एक ऐसा भी बनाया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री वो 2022 से पहले उन्होंने कहा ऐलान करके कि मुसलमानों ने तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने पत्नियों को सड़क पर बिठा दिया, खुद घर में घुस कर रजाई में बैठे। ऐसा समझ लिया। और ऐसा कुछ भी देखा कि जब किसानों के साथ अन्याय हुआ लखीमपुर में, बीजेपी एक नेता पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं तो पुलिस के सहारे से सब लोग को जाकर रोक दिया जाता है। मैं वहां भी 7 घंटे मोटरसाइकिल चलाकर पहुंचा और मेरा प्रयास यही था कि जब कल मेरा सामना हुआ आप लोगों को तो मैं कम से कम आप लोगों को कहता हूं कि जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर घर पर नहीं बैठे। जब दिल्ली में NTR NRC की लड़ाई हुई तो मुझे जबरन पकड़ के कानून व्यवस्था में मेरा भरोसा इसलिए टूटा कि मैं निर्देश होते हुए मुझे जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए मैंने भड़काऊ भाषण दिया। 29 दिन में जेल में रहा, खूब लाठियां खाई, अन्याय सहा। उसके बाद आया तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप दिल्ली में नहीं रहोगे, आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश 24 घंटे के अंदर। ये हमारा मुल्क है, हम टैक्स देते हैं, हम अपनी जीवन लगाते हैं। किसान मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने में अपनी मेहनत लगाते हैं, पसीना लगाते हैं। और जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली नहीं रहोगे, दिल्ली देश की राजधानी है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मैं 24 घंटे अड़ा रहा दिल्ली में और ये ऐलान करके आया कि पूरे 5,000 साइन बाग बना के आपको रोक, आपके अन्याय के खिलाफ रोक देंगे, इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और आया सबसे पहले घर नहीं गया, नेटोर गया, जहां सीधी गोलियां मारी गई। आप जानते हैं, देखो मैं पुलिस को इसलिए ज्यादा नहीं कहता, पुलिस सरकार की होती है। आज जिनकी सरकार उनके साथ में काम करके कल आपकी आ जाएगी, आपके साथ में काम करेंगे। मैं पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं मानता, ये तो नौकर लोग हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालना है इनको। ये क्या करते हैं इससे ज्यादा? ये अगर कुछ करना भी चाहे तो इनके हाथ बांधे हुए, इनसे मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। मैं ये मानता हूं, मैंने सरकारें भी देखी है। फिर मैं यहाँ से चला गया, देश भर में जहां भी अन्याय हुआ, यही आपके यहाँ बराबर में एक जिला पड़ता, वहां तबले में टंकी में बांध के मार दिया गया, 2 फुट की टंकी में। कहते हैं कि हमने सुसाइड कर लिया और उसके परिवार ने उनसे कहा कि भाई आप आ जाओ, उसकी लड़ाई लड़ने फैक्ट्री ले गया और उनका मुकदमा दर्ज कराया पुलिस के खिलाफ, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, चाहे नासिर जुनैद की हत्या हो,
मित्र के साथ अभी हत्या हुई, एक मित्री को मार दिया गया। जितनी मेरे अंदर हिम्मत है और जहां जहां यही बिजनौर में एक बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के पास अन्याय हुआ, जहां मेरे अंदर हिम्मत में मैं गया और लड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र है, सड़कों पर आवाज उठाता है, मीडिया जितना छाप सकते छाप देती है, लेकिन जिनको जवाब देना है वो जवाब नहीं देते, क्योंकि सड़क पता नहीं है। इस देश में अगर ताकत है प्रदेश के अंदर तो विधानसभा में, सदन में, क्योंकि कानून वहां बनते हैं, कानून वहां से इम्प्लीमेंट होते हैं और सवाल का जवाब सरकार को वहां देना पड़ता है। या फिर संसद में ताकत है, कानून वहां से बनते हैं, कानून वहां से लागू होते हैं और कानून आपको मानने पड़ते हैं। और कानून में कितनी ताकत है आप जानो। कोरोना काल आया तो पूरी सरकार ने कहा कि 8 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग कानून आया कि 500 रुपये जुर्माना लगेगा अगर मास्क नहीं पहना होगा, आपने माना। कानून यहाँ नहीं बनते, कानून सरकारें बनाती है। इसलिए मैं अपने लोगों को समझाने के लिए निकला हूं। आपके पास नगीना जो पार्लियामेंट है, ये 3 दिनों में आओगे नगीना पार्लियामेंट, और मीडिया के साथ भी यहाँ, और पता नहीं आप किस तरह लिखेंगे मैं नहीं जानता। पहला नाम यहाँ समाजवादी पार्टी यशवीर सिंह बने हैं। कितना काम किया है आपके क्षेत्र में आप कर जानते हैं, और आपके लिए क्या किया है ये आप जानते हैं। कभी आपने पूछा तो मुझे बताओ। फिर दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, कितना काम किया, क्या विकास किया, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी फैक्ट्री लगवाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, आप मुझे। फिर तीसरे एमपी आपने गठबंधन के बनाए। मैं यहाँ नेता के हैसियत से नहीं, आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के हैसियत से पूछ रहा हूँ। अभी आपने तीसरे एमपी गठबंधन के बनाए, आप बताओ आप नेता किस योग्यता में चुनते हो? इसलिए कि उसे हरा दो, उसे जिता दो, उससे डर जाओ, या इसलिए कि ये नेता सदन में जाके आपकी लड़ाई लड़े, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, जब आपके साथ अन्याय हो आपके आवाज उठाए, ये सोच के नेता तय करते हो या किसी को हराना जिताने को तय करते हो? ये लोकतंत्र है। किसी को हराना जिताना बंद करो, अपनी ताकत बनाना शुरू करो। अगर आपको ताकत नहीं होगी तो जो जाते अत्याचार होंगे। और मैं जिनको गुरु माता मान्यवत काशीराम साहब वो कहते थे कि लोकतंत्र में जिनके पास ताकत नहीं होती उनकी बहन बेटे का अपमान भी होता है, उनके साथ जुल्म जाती भी होती है और उनके हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं। सरकार राशन देकर आपके वोट को लूट रही है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर की 4 नंबर के कुर्बानियों ने मिला है। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं देश में आजादी रहे, सामाजिक धार्मिक आर्थिक आजादी रहे और आने वाले कल में राजनीतिक आजादी रहे, आपके यहाँ से एमपी बने, प्रधान सरपंच बने, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत आपके यहाँ चुनाव हो नगर पालिका के, तो फिर आपको ये लोग जो आपके वोट लेके काम नहीं करते, आप इनको टक्कर आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इनको टक्कर नहीं दोगे तो फिर आप अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद रहेंगे। और मैंने लोग को जिनमें मैं पैदा हुआ, जो मेरी माए बहन बैठे तो कितनी ठगी गई है पैदा जाती है। चुनाव के बाद उनकी बस्ती में कोई पैदा नहीं आता। अभी बीजेपी के लोग तमाम पार्टी लोग निकलेंगे, कहेंगे खाना खाएंगे, ये करेंगे। ये वोट हमें खाना खाने खिलाने की नहीं मिली। जो अधिकार हमें नहीं थे संविधान को पहले, उन अधिकारों को लागू कराने के लिए वोट को ताकत मिलेगी। अपनी ताकत को मजलूम, पिटे हुए, सताए हुए, गरीब, कमजोर इकट्ठे हो जाए महिलाएं और ताकत बना के अपनी लड़ाई लड़ें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हालात ये है, कोई पैसे वाला राजनीति नहीं कर सकता, कोई व्यापारी राजनीति नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है, सीबीआई इनकम टैक्स वाले सुबह की गर्दन पकड़कर शाम के टाइम भारतीय जनता पार्टी। आज तो मैंने ये भी देखा, मैं विष्णु रहा तो मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग बेचारे बीजेपी का ठंडा लगा सकते। मैंने रात में सभी क्यों घूम रहे तो कहा थोड़ा व्यापार करते बंद हो जाएगा, ठंड लगाएंगे। तो ये हालत हो गई है कि डरा के, धमका के, लूट के, बेबस करके राजनीति की जा रही है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके स्कूल कॉलेज बनना हो, अच्छे अस्पताल बने, उनमें आपके लिए इलाज की व्यवस्था हो, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, लोन मिले, लोगों को काम करने का अवसर हो, और तमाम तरह से जो अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए जो अन्याय किया जा रहा है, अपने मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, ये बंद, सिखों पे, जैन पे, बुद्धिस्टों पे कहाँ जाती है? कोई बहुत बुद्धिस्ट व्यक्ति को तो कार्यक्रम करके दिखाए, परमिशन लेनी पड़ेगी। और कब पुलिस के लोग आते हैं किसी के इशारे में नेता करके महापुरुष तस्करे मेरे से पता ही नहीं। अगर कोई मुसलमान काम कर, कोई अपना धार्मिक आयोजन करना चाहे कर ही नहीं सकता है, कोई सिख और जैन करना चाहे कर ही नहीं सकता है। जैन समाज के लोग जिनमें से काम करते हैं सब पर भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया। उनका एकमात्र मकसद ये है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी देश के सारे बिजनेस पे कब्जा कर ले और वो व्यापारी हिंदू मुसलमान कोई भी हो वो सब उनके अधीन हो जाए। ऐसा बन जाएगा मुल्क
कि आपको रोजी रोटी के लिए, फिर आपको पीने के लिए पानी और दूध के लिए भी अधीन होना पड़ेगा अडानी अंबानी के। और अडानी अंबानी के अधीन होने से अच्छा है कि हम ऐसे लड़े जैसे इस मुल्क को बचाने के लिए इस देश के क्रांतिकारी लड़े। और अगर हमने ठान लिया कि हम लड़ेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। जिस सत्ता के दल पर यहाँ पे लोग ये हाल देते हैं कि देश को कमजोर कर रहे हैं, वो सत्ता हमसे छीन लेंगे। एक ऐसा प्रेम भाईचारा गठजोड़ हम यहाँ पे बनाने का काम करेंगे नगीना से, जिसकी ताकत, जिसकी हिम्मत, जिसकी ऊर्जा, जिसकी उम्मीद पूरे प्रदेश में जाएगी और पूरे प्रदेश से हम लोग इसको खदेड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आपने मुझे सड़क में ताकत दी, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, आपने मेरा हौसला नहीं गिरने दिया, आपने हमेशा एहसास किया कि चंद्रशेखर कमजोर नहीं है, चंद्रशेखर ताकत है। मैं इस बार पहली बार आपके बीच में आऊं कि आप मुझे वोट की ताकत भी दी। अगर आपने मुझे वोट की ताकत दी तो मैं वचन देकर कहता हूं संकल्प के साथ के ऐतिहासिक धरती पे कि कभी आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद बेटा बन के यहाँ काम करेगा इस क्षेत्र के लिए और आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और कोशिश ये करेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मैंने सरकारें देखी है कि इस क्षेत्र में विकास के अवसर और रोजगार के अवसर तैयार हूं। इस क्षेत्र में जो जुर्म जाति नेता लोगों को डरा कर करने वो बंद हो जाए, आपकी आवाज बने और जहां भी आपकी आवाज उठे और संसद में भी आपकी आवाज उठे और आपके क्षेत्रों में काम हो, लोगों को मजबूर होकर आपके काम कराने पड़े। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि नगीना में आप मेरी मदद कराएं और मुझे चुनाव को लड़ने का मौका था। अगर आपने हौसला मुझे दिया तो मैं लिख के देता हूं कि आने वाला कल नगीना का नहीं, इस क्षेत्र का वो बहुत मजबूत होगा और यहां हम लोग आजादी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।